जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, बस्तर संभाग के भानुप्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव आने वाले 5 दिसंबर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने क्षेत्र क्रमांक 80 भानुप्रताप के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इसी के साथ कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद भानुप्रतापपुर का विधानसभा सीट खाली है। निर्वाचन आयोग की ओर से 10 नवंबर को चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी और 10 नवंबर से ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 17 नवंबर तक नामांकन भरा जा सकेगा। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित किया गया है। मतगणना 8 दिसंबर को होगा और 10 दिसंबर को चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 256 मतदान केंद्र हैं। 5 जनवरी 2022 के निर्वाचन नामावली के अनुसार भानुप्रतापपुर में विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,97,535 है। इस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा। कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर में नींव के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार का काम पुरातत्व विभाग के संस्कृति विषय विशेषज्ञ एवं कुशल कामगारों की ओर से जल्द किया जाएगा। विभाग के विषय विशेषज्ञों की टीम ने भोरमदेव मंदिर का अवलोकन किया। टीम के सदस्यों ने बताया कि 11वीं सदी में स्थापित भोरमदेव मंदिर के नींव को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी रूप से चरणबद्ध तरीके से काम कराया जाएगा। साथ ही पुरातत्व विभाग के मानक रूपों के अनुसार ही काम किया जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उपचुनाव के लिए मतदाता निर्वाचन नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक निर्वाचन नामावली के लिए 9 नवंबर को सूचना प्रकाशित की जाएगी। दावा आपत्ति करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर और दावा आपत्ति के निपटारा करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर रखा गया है। 6 दिसंबर को आखिरी निर्वाचन नामावली तैयार कर अधिकारियों की ओर से प्रकाशित किया जाएगा। इसी तरह प्रदेश की अलग अलग नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए चुनाव हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी मतदाता के लिए अंतिम प्रकाशन 6 दिसंबर को किया जाएगा। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम चल रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 77,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान के बदले किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 283 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाल दी गई है। धान खरीदी के अधिकारी टोपेश्वर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों के द्वारा लगातार निगरानी रखा जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए प्रदेश भर के 25,92,000 किसानों का पंजीयन किया गया है। धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में 2,497 उपार्जन केंद्र बनाया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य से प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना चला रही है, जिसका लाभ राज्य के करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इस योजना के तहत अब तक बिजली उपभोक्ताओं को करीब 2,500 करोड़ रुपए का राहत दिया जा चुका है। उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली खपत करने पर छूट दिया जा रहा है। इसके अलावा मोर बिजली ऐप में बिजली बिल के कनेक्शन और बिजली बिल पटाने की सुविधा को बनाया गया है। सुकमा में सड़क दुर्घटना के दौरान डीआरजी के 2 जवानों की मौत हो गई। मिले जानकारी के अनुसार दोनों जवान एलमागुंडा इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान से लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में उनके मोटरसाइकिल को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई।
दुर्ग पुलिस ने भिलाई नगर सब डिवीजन में टेक्नोलॉजी को सामने ला रही है। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में होने वाले इस नए पहल के तहत सभी थानों के प्रवेश द्वार में URL कोड लगाया गया है। शिकायतकर्ता आम जनता ये QR कोड को स्कैन करके अपना फीडबैक मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं। इस दौरान पुलिस के द्वारा कहा गया है कि सूचना और सुझाव और शिकायत देने वाले लोगों का पहचान गुप्त रखा जाएगा तथा उनके अनुभव के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार का भी प्रयास किया जाएगा। भर्ती रैली के लिए 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे आवेदन। रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है आवेदन। यहाँ भारतीय थल सेना की अग्निवीरों एवं नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती की रैली 1 से 13 दिसंबर के मध्य आयोजित है। भर्ती रैली का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन पूर्व एक सप्ताह का निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षण जिले के तीनों विकास खंडों में दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक आवेदकों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस परीक्षण में केवल आवेदक ही भाग ले सकते हैं। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया हो। आवेदन पत्र के साथ पावती संलग्न करना अनिवार्य है। अतः इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर तक अपना आवेदन डाक के माध्यम अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से एक नई पहल की जा रही है। प्रदेश के 50 सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मुफ्त में दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा साल 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने हेतु अभ्यर्थी को 7 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण किया जा रहा है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ट्राइबल में जाकर अवलोकन एवं डाउनलोड फॉर्म को कर सकते हैं। इन परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट tribal.cg.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी प्रकार के आवेदन आमंत्रित किए हैं। पूरा डेटा मिलने के बाद वित्त विभाग तुरंत आकलन करेगा। अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है तो इसके लिए शासन कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने पर शासन को 700 से 800 करोड़ रुपए का सालाना राज्य के बजट पर भार आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 1 नवंबर को गरिमामय समारोह में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का उद्घाटन करेंगे। राज्योत्सव का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे से साइंस कॉलेज रायपुर के मैदान में होगा। इस दौरान 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 14 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत सभी विभाग के मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके आज शाम 7 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। अलंकरण समारोह के द्वारा राज्यपाल के हाथों में छत्तीसगढ़ के 33 कलाकारों और ख्याति प्राप्त लोगों को अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार दिया जाएगा। 33 श्रेणियों में कुल 35 लोगों को अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार दिया जाना है। सर्बिया, इंडोनेशिया और मालदीव के नर्तक दल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 3 APCCF सहित 30 अधिकारियों का तबादला किया गया है। गढ़वीर धम्बसील को इंद्रावती टाइगर रिजर्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल की जद पर मुख्यालय से लेकर मैदानी इलाकों पर तैनात अधिकारी तक आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।